कल शाम को दिल्ली और गुजरात के बीच में बहुत मजेदार मैच हुआ। मैं हमेशा से यही कहता हूं कि पिचेस आईपीएल में इसी तरह की बननी चाहिए। आप लोग बताइए, क्या आपको मजा आता है कि एक मैच जिसमें कि आपको मालूम है कि कोई भी बल्लेबाज आके कभी भी 30 बॉलों में 70 रन बना सकता है, ऐसे मैच देखने में मजा नहीं आता। कल का जो मैच था वो गुजरात को तो ऐसा लग रहा होगा कि उनके लिए केक वॉक है, और ताज्जुब हमें इस बात पे हुआ जब डेविड वार्नर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग भी ले ली। गुजरात जैसी इतनी स्ट्रांग बैटिंग के सामने पहले बैटिंग लेने का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि उसके पीछे क्या लॉजिक था। शायद कभी कभी ऐसा होता है कि जब कप्तान को मालूम होता है कि हमारे पास तो बैटिंग हमारी चल ही नहीं रही है, तो पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, उससे क्या है, क्योंकि बाद में शायद उनको बैटिंग करने में ज्यादा प्रेशर आ जाता है। क्योंकि दिल्ली एक ऐसी टीम है जिसमें कि 11 में से 9 प्लेयर्स जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, और गुजरात का बिल्कुल ऑपोजिट है कि उनके 11 में से 9 फॉर्म में हैं और बाकी भी जो 2 लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो उस लेवल पे जाके प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जिसमें कि बाकी 9 कर रहे हैं। गुजरात के मैचेस में 6 मैचेस में जो 6-7 मैचेस में जो मैन ऑफ द मैचेस हुए हैं वो ऑलमोस्ट सारे डिफरेंट है, सिवाय एक मोहित शर्मा के जिसको 2 मैन ऑफ द मैचेस मिले हैं। दिल्ली ने पहले बैटिंग ले ली, उसके बाद मोहम्मद शामी ने तो बिल्कुल कमर ही तोड़ के रख दी। कमर क्या तोड़ के रख दी, बिल्कुल घर ही तोड़ के रख दिया उनका, दिल्ली का। और जिस तरह से वो 23 रन पे 5 विकेट हो गए थे, हम लोगों को लग रहा था कि अब दिल्ली की बाकी बैटिंग जिस तरह की है, ये लोग तो शायद 50 रन भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन देखिए, अमन खान ने कल बहुत अच्छी बैटिंग की। अमन खान, रिपल पटेल और अक्षर पटेल तो खैर वो एक आदमी ऐसा है जो कि बेचारा अकेला वही लगा हुआ है बैटिंग में, और कल तो अक्षर पटेल की 5वें ओवर में ही बैटिंग आ गई। तो ये इसको कहते हैं डिवाइन जस्टिस, कि दिल्ली भले उसको पीछे रखे हुए है बैटिंग में, लेकिन ऊपर वाला भी ये चाहता है कि उसको आगे बैटिंग करवाई जाए। हालांकि उसने कोई बहुत ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन फिर भी उसके रहने से कॉन्फिडेंस रहता है। जो उसने मोहम्मद शमी के बचे हुए 2 ओवर निकाले, और उसके बाद जो उसने 2 ओवर खेले अक्षर पटेल ने, उसने बहुत कॉन्फिडेंटली खेला। लेकिन देखिए, यहां मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब इतनी ज्यादा बॉल स्विंग हो रही है तो किसी भी बैट्समैन ने 1 फीट क्रीज के आगे खड़े होकर बैटिंग नहीं की। पता नहीं क्यों ये लोग ये बात भूल जाते हैं कि जब इतनी ज्यादा स्विंग हो रही है बॉल, तो आपको 2 फीट करीब आगे आके बैटिंग करनी चाहिए, जिससे बॉलर को कम से कम कुछ तो प्रेशर हो। क्योंकि अगर आप अपनी क्रीज में खड़े होकर खेलते रहेंगे तो बॉलर के लिए तो बहुत चांदी ही चांदी है, क्योंकि वो तो अपनी नॉर्मल लेंथ पे बॉलिंग करता रहेगा और वो आगे आगे खिलाएगा, जिससे कि बॉल को पूरा स्विंग होने का टाइम मिले। कल आपने देखा होगा इतनी ज्यादा स्विंग हो रही थी मोहम्मद शमी की बॉल कि किसी भी बैट्समैन को समझ में ही नहीं आया, और रहा सहा प्रियम गर्ग ने डेविड वार्नर को रन आउट भी करवा दिया। प्रियम गर्ग को अब बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन उसका रहा है, एक तो उसको मौके बहुत कम मिलते हैं। जो भी ये फ्रिंज प्लेयर्स हैं जो बेंच पे बैठे रहते हैं, इनको ये जिस तरह के मौके मिलते हैं, जैसे कल मिचेल मार्श के अनफिट होने की वजह से प्रियम गर्ग को टीम में मौका मिला, उसको ये मौका दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए था। पहली बात तो उसने शॉट मारा और उसके बाद वो दौड़ पड़ा। डेविड वार्नर की कोई गलती नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे डेविड वार्नर की गलती है, वहां रन नहीं था। नहीं, लेकिन अगर आपका जब स्ट्राइकर बैट्समैन 2-3 कदम आगे आ गया है, इसका मतलब है कि आपको रन लेना, और डेविड वार्नर तो रन बना भी लेता, रन कंप्लीट भी कर लेता, लेकिन प्रियम गर्ग वापस चला गया। अब ऐसे में देखिए, किसी में भी जरा भी समझदारी होती तो वो अपना विकेट सेक्रीफाइस कर देता डेविड वार्नर के लिए, लेकिन प्रियम गर्ग वहां पे सेल्फिश हो गया और अल्टीमेटली बाद में क्या किया, 10 बॉल में 8 रन बना के खुद भी चला गया। तो ये तो बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल ऑफेंस है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस बात के लिए तो प्रियम गर्ग को पूरे टूर्नामेंट के लिए टीम से बाहर कर देना चाहिए। हालांकि इसमें कोई डिसिप्लिनरी एक्शन वाली बात नहीं है, लेकिन ये कॉमन सेंस वाली बात है। और उसके बाद 23 रन पे 5 विकेट जब हो गए, अक्षर पटेल और अमन खान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। 50 रन की पार्टनरशिप इन्होंने की, क्योंकि उस टाइम बोर्ड पे रन लगाना जरूरी था। भले कुछ भी किसी भी स्ट्राइक रेट से बनते, लेकिन रन बनाना जरूरी था, जो कि उन्होंने किया। और बाद में रिपल पटेल और अमन खान ने बहुत अच्छी साझेदारी की 50 रन की। अल्टीमेटली जाके 130 रन इन्होंने बोर्ड पे लगा दिए, जो कि फाइनली देखिए एक विनिंग टोटल हुआ। तो इसीलिए किसी भी मैच में कोई भी सिचुएशन आपकी हो, लेकिन कभी भी बैटिंग टीम को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग बस मैच हार गए। जितने मैक्सिमम रन बना सकते हैं उतने बनाने की कोशिश करना चाहिए। बाद में वही हुआ, गुजरात ने भी वही गलती की, क्योंकि खलील अहमद ने जो पहला मेडन विकेट ओवर डाला है,
वो गजब की बॉल उसकी निकल रही थी हाथ से। और यहाँ पे गुजरात के बैट्समैन ने भी वही गलती की। उन्होंने भी स्विंग को काउंटर करने के लिए क्रीज से आगे आके स्टांस नहीं लिया। उनको भी करना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं किया। और शुभमन गिल ने तो बहुत गलत शॉट मार दिया। पता नहीं क्यों ये गुजरात जो है शुभमन गिल को इंपैक्ट प्लेयर की तरह यूज कर रहा है, जबकि देखिए इतने यंग प्लेयर को, और जो कि अच्छा फील्डर भी है, उसको पूरा 20-40 ओवर मैच खिलाना चाहिए। क्योंकि देखिए बाद में बैटिंग करने में क्या होता है, वो जब सीधे पवेलियन से उठ के आता है उस टाइम उसकी बॉडी प्रॉपरली वार्म्ड अप नहीं होती है। जब ऐसा प्लेयर जिसको कि ओपन करना है वो अगर पहले 20 ओवर फील्डिंग करेगा तो उसकी बॉडी वार्म्ड अप रहती है और वो मैच में रहता है। तो इस तरह से आके ये जब तक कि बहुत ही ज्यादा सीरियस कोई प्रॉब्लम ना हो, जिस तरह से फाफ डू प्लेसी की है, अगर वैसी कोई फिटनेस की प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे इंपैक्ट प्लेयर की तरह शुभमन गिल को यूज नहीं करना चाहिए। आप किसी और को कर सकते हैं। शुभमन गिल एक अच्छा फील्डर भी है, स्लिप में कैचेस भी बहुत अच्छा पकड़ता है, और कल जिस तरह से बॉलिंग हो रही थी स्लिप में फील्डर की जरूरत भी थी। बस उसके बाद क्या हुआ, हार्दिक पांड्या खेलता रहा। लेकिन यहां पे देखिए एक टेक्टिकल मिस्टेक हुई है गुजरात से, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये इस तरह के छोटे मैचेस में आपको मैच 20वें ओवर तक ले जाना ही नहीं चाहिए। आपको ये कोशिश करनी चाहिए, प्लान इस तरह से करना चाहिए कि हमें 16 या 17 ओवर में ये मैच खत्म करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम 19वें और 20वें ओवर में करेंगे तो फिर वो हो सकता है जो कि कल हुआ, और पिछले 2-3 मैचेस में ऐसा हुआ है। लखनऊ ने भी परसों के मैच में यही गलती की थी, उन्होंने बहुत ज्यादा रन्स पीछे के लिए छोड़ दिए थे। आपको बीच में ताबड़तोड़ करके बल्लेबाजी किसी भी तरह से आस्किंग रेट को कम करना चाहिए। और देखिए गुजरात के भी कल 6 विकेट गिरे, तो आप बाकी 4 विकेट बचा के घर ले गए, उससे फायदा क्या हुआ। हार्दिक पांड्या के नॉट आउट रहते हुए अगर टीम मैच को स्कोर ना कर पाए, इससे बड़ी तो गलती कुछ हो ही नहीं सकती है। वो तो राहुल तेवतिया ने आखिरी में आके 5 बॉलों में 20 रन जो बनाए, वो अगर नहीं कर पाता तो ये तो बहुत ज्यादा रन से मैच हार जाते। ये बिल्कुल लखनऊ की तरह मैच हारते 25-30 रन से। ये बहुत बड़ी गलती की। नोकिया ने जो राहुल तेवतिया को ओवर फेंका है 19वां, जिसमें कि 3 छक्के राहुल तेवतिया ने मारे, गलती ये हुई है कि राहुल तेवतिया देखिए वो हमेशा ऑन साइड में ही मारता है। आपने कभी भी उसको एक आध कभी कोई छक्का उसने ऑफ साइड में मारा होगा, और वो भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर, अदरवाइज वो स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं मार पाता है। मुझे लगता है ये बॉलर्स हमेशा ये भूल जाते हैं कि जब साइड बाउंड्रीज बड़ी होती है तो आपके लिए स्लोअर बाउंसर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्लोअर बाउंसर में बैट्समैन को अपने हाथ से ताकत लगानी पड़ती है, उसको बॉलर की स्पीड का एडवांटेज नहीं मिलता है, उसको अपने हाथ से बल्ला जोर से घुमाना पड़ता है। और जब स्क्वायर बाउंड्री लंबी होती है और बॉल ऊपर आती है तो बैट्समैन के लिए छक्का लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसको स्लॉट में बॉल देंगे और ओवर पिच बॉल देंगे तो फिर क्या हो सकता है। और फिर नोकिया ने तो फुल टॉस भी डाल दी। लेकिन तीसरा छक्का जो राहुल तेवतिया ने मारा है वो तो उसने काफी अच्छा एंटिसिपेट किया कि ये मुझे ऑफ स्टंप के बाहर डालेगा, और उसको भी उसने मिड ऑन के ऊपर ही लपेटा। तो ये जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको समझाना चाहिए कि राहुल तेवतिया की स्ट्रेंथ क्या है। नोकिया को शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आखिरी ओवर जो ईशांत शर्मा ने फेंका उसने दिखाया कि एक्सपीरियंस करके की क्या वैल्यू है। और उसने राहुल तेवतिया को ना केवल आउट किया, क्योंकि राहुल तेवतिया के बारे में वो जानता है, वो लोग दिल्ली और हरियाणा से एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हुए भी हैं, तो ईशांत शर्मा को बहुत अच्छी मालूम है। लेकिन एग्जीक्यूट करना भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आप जानते हैं किसी की वीकनेस, लेकिन आपको अकॉर्डिंगली बॉल करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है कि कल का मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी की जगह ईशांत शर्मा को होना चाहिए था। ईशांत शर्मा जो पहला विकेट लिया अभिनव मनोहर का, और जो लास्ट विकेट लिया उसने राहुल तेवतिया का, और विकेट अगर वो ना भी लेता तो लास्ट ओवर में सिर्फ 12 रन थे। T20 के मैच में 6 बॉलों में 12 रन, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब यहां तो ये समझना चाहिए कि टीम मैच हार चुकी है। लेकिन उसने जिस तरह से बॉलिंग की, गजब ही कर दिया उसने। मेरे लिए तो ईशांत शर्मा हमेशा कल के मैच के लिए मैन ऑफ द मैच रहेगा। चलिए, मैचेस बहुत अच्छे हुए, लास्ट दोनों मैचेस बहुत अच्छे हुए। उसके पहले के जो मैचेस थे उनमें सब में 200-200 रन बन रहे थे, सारी टीमें 200-200 बना रही थी। इस तरह के मैचेस में ज्यादा मजा आता है, स्किल भी पता चलती है, टैक्टिक्स भी आप कितनी अच्छी यूज करते हैं वो पता चलता है। ओवरऑल इसमें क्रिकेटिंग ब्रेन्स यूज होते हैं, ये बहुत अच्छा रहा। बॉलर्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन पिचेस में कुछ है तो बॉलर्स उतने निरीह नहीं दिखते हैं आपको जितने की बाकी वो विकेट पे दिखते हैं।
यहाँ पे स्किल पता चलती है। इधर मैं देखना चाहता हूँ इस तरह की पिचेस पे कैमरून ग्रीन और टिम डेविड कैसा खेलते हैं। आज का मैच पंजाब और एमआई का, हालांकि वो पंजाब की विकेट पे है तो वहां पे रन बनेंगे। आज चेन्नई और लखनऊ का मैच है और पंजाब और मुंबई का मैच है। तो आज देखते हैं चेन्नई और लखनऊ के मैच में क्या होता है, क्योंकि यहां तो अगर स्पिनिंग विकेट बनाया तो चेन्नई भारी पड़ेगा और उधर तो खैर वो पंजाब का विकेट जो है वो तो रन फीस्ट होनी है वहां। देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग फेज में अब टूर्नामेंट पहुंच रहा है। मिलेंगे मैचेस के बाद। थैंक यू सो मच।